ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने ऐतराज़ जताया है कि इसमें प्रोफेसर गौहर रजा और मुझे क्यों बुलाया जा रहा है, क्योंकि उनके हिसाब से हम दोनों ही देशद्रोही हैं। कोई सेमिनार हो रहा है तो उसका जवाब सेमिनार है। अगर कोई कविता लिख रहा है तो उसके जवाब कविता है। अगर कोई पेंटिंग बना रहा है तो पेंटिंग उसका जवाब है, और कोई गाना गा रहा है तो गाना उसका जवाब है। आपकी भावनाएं हो सकता है कि भड़की हो, लेकिन जवाब कैसे दिया जाएगा उसका? किसी समाज के अंदर कोई सभ्य समाज क्या करेगा? अगर मुझे किसी की बात बुरी लग रही है तो उसका यह मतलब नहीं है कि मैं उसको जान से मार दूंगा, उसको उसकी जान ले लूंगा। और अगर जान लेने की धमकी जो एबीवीपी लगातार हिंसा की बात करती है वो दे रही है, तो पुलिस का, प्रशासन का क्या दायित्व है? उसमें क्या क्या करना चाहिए उन्हें? अपूर्वा सर, आपसे शुरुआत करते हैं। आप लोगों को इनविटेशन था, एक वेबिनार में बोलना था, क्या हुआ? हमें तकरीबन 1 महीना पहले इस सेमिनार या वेबिनार, जो भी आप कहें, इसमें शामिल होने की दावत दी गई थी। और ये सेमिनार होना था भाषा, संस्कृति और वैज्ञानिक चेतना के संबंध पर, यानी वैज्ञानिक संवेदना या चेतना के विकास में भाषा और संस्कृति की क्या भूमिका होती है, इस विषय पर बातचीत करनी थी। सेमिनार के कुछ रोज पहले हमें खबर मिली, और यह भी हमें बाहर से खबर मिली, कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने ऐतराज़ जताया है कि इसमें प्रोफेसर गौहर रजा और मुझे क्यों बुलाया जा रहा है, क्योंकि उनके हिसाब से हम दोनों ही देशद्रोही हैं और राष्ट्रद्रोही हैं। और प्रोफेसर गौहर रजा अफजल प्रेमी नाम की कोई कविता उन्होंने लिखी है, और मेरे ऊपर दिल्ली में जो पिछले साल हिंसा हुई थी उसको उसकी साजिश करने का आरोप है। इसलिए दोनों ही देशद्रोही हैं, और इस तरह के लोगों को सेमिनार में बुलाना मुनासिब नहीं है। और अगर ऐसा हुआ तो उन्होंने कानूनी कार्रवाई करने की धमकी दी। तो ये बात हुई। उसके कुछ रोज बाद आयोजकों ने हमें बतलाया, यानी भारतीय आयोजकों ने, क्योंकि भारतीय आयोजक सागर विश्वविद्यालय के आयोजक थे, हरि सिंह गौड़ विश्वविद्यालय सागर के लोग थे, एंथ्रोपोलॉजी डिपार्टमेंट के। तो उन्होंने हमें बतलाया कि हाँ, ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने किया है, लेकिन अब तक हमारा विभाग बिल्कुल इस बात को लेकर अडिग है कि यह सेमिनार होगा, और उसमें जो आमंत्रित किए गए हैं लोग वे वैसे ही रहेंगे। और विश्वविद्यालय प्रशासन भी अभी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की बात से सहमत नहीं है, ऐसा उन्होंने बतलाया। और सेमिनार होगा, लेकिन सेमिनार के रोज हमें बहुत बहुत दूसरी खबरें मिलने लगी। वह यह कि वहाँ की पुलिस ने विश्वविद्यालय को खत लिखा और यह कहा कि मालूम हुआ है कि कुछ संदिग्ध चरित्र, अब मुझे ठीक ठीक उनके वाक्य याद नहीं है, लेकिन इससे खदशा है कि इस तरह की बातें वहाँ कही जाएंगी जिससे सामाजिक सौहार्द बिगड़ जाएगा। और ऐसे लोग उसमें बुलाए गए हैं जिनकी मानसिकता गड़बड़ है। यह पत्र वहाँ के सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस ने विश्वविद्यालय को लिखा, और विश्वविद्यालय ने उसके एक दिन पहले आयोजक विभाग से कहा कि अब आप केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय को खत लिखें और उनसे अनुमति लें। ये बहुत अजीब सी बात है, क्योंकि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय को कोई विभाग खत नहीं लिख सकता है। अगर लिखेगा तो विश्वविद्यालय लिखेगा, यानी रजिस्ट्रार या जो भी हो, तो वह जो भी प्रक्रिया हुई हो। लेकिन यह बात ही बहुत अजीबोगरीब है कि एक सेमिनार को लेकर इतनी ज्यादा हाय तौबा मच रही हो, और पूरा विश्वविद्यालय प्रशासन सक्रिय हो गया हो, पुलिस सक्रिय हो गई हो। और क्यों सक्रिय हो गई हो? क्योंकि शासक दल के बिरादराना छात्र संगठन ने शिकायत दर्ज कराई है कुछ नामों को लेकर, और पुलिस को आशंका है कि अगर वे बोलेंगे तो माहौल बिगड़ जाएगा, कुछ लोगों की भावनाएं आहत हो जाएंगी, और वे उन भावनाओं को आहत नहीं करने देना चाहते थे। और उन्होंने विश्वविद्यालय को चेतावनी दी कि ऐसा होने पर आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो यह सब कुछ
हुआ, और इसके ब्यौरे तो हमें बाद में मालूम हुए सेमिनार के बाद, क्योंकि ये कहा गया कि सेमिनार हो रहा है। सेमिनार शुरू हुआ उस वक्त तक हमें नहीं मालूम था कि रद्द कर दिया गया है विश्वविद्यालय की ओर से। एक बात समझना चाह रहा हूँ कि गौहर सर, आप साइंटिस्ट रहे हैं, तो ये जो इवेंट था वो साइंस से जुड़ा था? क्या था इस इवेंट का मकसद? क्यों इस तरह की बातें आप लोगों के नाम को लेकर होती हैं? देखिए, मैं भी पिछले 30-40 साल से साइंटिफिक टेम्पर के ऊपर ही काम करता रहा। तो अब मुझे नहीं मालूम कि आपके सवाल का मैं क्या जवाब दूं कि ये साइंस से जुड़ा हुआ है या नहीं। मेरे ख्याल में ये साइंस से भी जुड़ा हुआ है, समाज से भी जुड़ा हुआ है, और हमारे संविधान से भी जुड़ा हुआ है। तो ये सेमिनार जो था वो, अगर संवैधानिक तरीके से हम इसको देखें, तो इस देश के हर नागरिक की, हर संस्थान की, हर पुलिसकर्मी की, हर, यानी प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट तक की ये जिम्मेदारी है कि वो साइंटिफिक टेम्पर को लेकर के गौहर सर का ऑडियो, सॉरी, वीडियो चला गया है। नहीं, अब आ गया। हाँ, साइंटिफिक टेम्पर का जहां तक ताल्लुक है, वो हम सबकी जिम्मेदारी है, पूरे देश की जिम्मेदारी है। और अगर साइंटिफिक टेम्पर के ऊपर कोई सेमिनार हो रहा है तो उसमें अड़चन डालना, मैं समझता हूं कि देश विरोधी एक्टिविटी है। ये है देश विरोधी होना मेरे ख्याल में। तो आप जो सवाल कर रहे थे उसमें ताल्लुक साइंस से भी है, समाज से भी है, हमारे कल्चर से भी है, और हमारी लैंग्वेज से भी है, हमारी भाषाओं से भी है। जो मुद्दा था इस पूरे सेमिनार का, हम ये जानने की, इस पे बहस करने की कोशिश के लिए हमें बुलाया गया था कि क्या अड़चनें पैदा करता है समाज, और हमारे समाज में भाषा क्या अड़चनें पैदा करती है। इन मुद्दों को लेकर के ये सेमिनार होना था। तो इसमें क्या कहा जाए कि भाई आप बोलने नहीं देंगे, आप किसी को कहने नहीं देंगे अपनी बात, और उससे आपकी भावनाएं आहत हो जाएंगी। और भावनाएं आहत होने के डर में पुलिस के कर्मचारी ये लिखेंगे एक यूनिवर्सिटी को कि हम आपके ऊपर 505 का आईपीसी लगा देंगे। ये तो अद्भुत बात है। ये सीमा तो आज तक कभी, इस देश में बहुत सारे झगड़े और विवाद उठे हैं, लेकिन ये सीमा किसी ने कभी पार नहीं की थी। इस बार ये सीमा भी पार कर ली गई। इस पर यूनिवर्सिटी का क्या रिस्पांस आया है? कोई यूनिवर्सिटी ने कुछ बातें कही हैं, अगर आप लोगों से कुछ पता चल सके हमें? यूनिवर्सिटी का रिस्पांस तो बहुत सीधा रिस्पांस है। उन्होंने अपने को इससे अलग कर लिया। क्यों कर लिया नहीं मालूम। बात यह है कि यूनिवर्सिटी एक ऐसी जगह होती है जहां पर विवादित चीजों को लोग सभ्यता के दायरे में बातचीत कर सकें, तर्क वितर्क दे सकें, एक दूसरे को कह सकें कि तुम गलत हो, और बातचीत से हम आगे बढ़ सकें, मानसिक तौर पे भी और देश के उन्नति के तौर के ऊपर भी। अगर ये नहीं हो सकता फिर तो यूनिवर्सिटी का मकसद क्या रह जाता है? पढ़ाना, और वो बच्चों को ठुसाते रहना जबरदस्ती, और फिर वो अपने नौकरी के लिए उगल दें। ये इससे देश थोड़ी ना तरक्की करता है। तरक्की तो मानसिकता बदलने से होती है, और उस मानसिकता को बदलने की, रोकने की कोशिश। अफजल प्रेमी कोई, या अफजल के ऊपर, अफजल प्रेमी बेसिकली, आपने कोई कविता लिखी है क्या? सच में आपने कोई कविता लिखी है? कभी भी सार्वजनिक तौर से तो मैंने इसके बारे में बात भी नहीं की। और इस बात के ऊपर जी न्यूज 1 लाख रुपए का जुर्माना भर चुका है। ये इल्जाम लगाने पर उनको माफीनामा देना पड़ा, दोनों भाषाओं में, उर्दू, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। तो बार बार इसे रिपीट करना, आप किसी के ऊपर इल्जाम लगा दें, जैसे अपूर्व के ऊपर एक इल्जाम लगा दिया, अब ये जो नीचे छुट भइए हैं, ये जो फैले हुए हैं टेंटिकल्स, ये टेंटिकल्स लगातार उसको रिपीट करते हैं। ये इनको जरूरत ही नहीं पड़ती कि चेक करें।
इनके लिए ही दिया जाता है कि ये इल्जाम लगा दिया जाए, फिर उसके बाद बात करते रहो उसके ऊपर। मैं अपूर्वा सर से समझना चाह रहा हूँ कि अपूर्वा सर, क्या ये एक पैटर्न है कि कोई वेबिनार हो, सेमिनार हो, इवेंट हो, उसमें आओ, उसको किसी तरह उसको रोकने की कोशिश की जाए ताकि बोल ना सके, ताकि बात ना हो सके? देखिए, इसको हमें एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में समझने की कोशिश करनी पड़ेगी कि क्यों ये होता है और कैसे किया जाता है, इसका तरीका क्या है। इसका तरीका यह कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अनेक शाखाएं हैं। विद्यार्थी परिषद उनमें से एक है, लेकिन बहुत सारी हैं, जैसे सेवा भारती है, सुसंस्कार भारती है, शिक्षा को लेकर बनी हुई उनकी बहुत सारी संस्थाएं हैं। आपको इसका पता भी नहीं चलेगा कि वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की संस्था है। उनका काम है लगातार एक तरह की निगाह रखना, जैसे पाठ्य पुस्तकों पर निगाह रखना। अब मैं आपको सिर्फ एक मिसाल दे रहा हूँ, और ये बहुत मजेदार है। ये कई साल पहले की बात है, जब यह सरकार नहीं थी, यूपीए की सरकार थी, और उस वक्त पाठ्य पुस्तकें बनी थी, नई पाठ्य पुस्तकें बनी थी, और अचानक मेरे पास सीबीएसई से फोन आया। और सीबीएसई के चेयरमैन ने कहा कि हमें तुरंत मीटिंग करनी है, आप आए। तो मैं गया। उन्होंने मुझे एक कागज पकड़ाया। उस कागज पर लिखा हुआ था कि उनको एक संस्था की तरफ से एक ऐतराजनामा मिला है, एक पत्र मिला है, जिसमें एनसीईआरटी की फला क्लास की हिंदी की किताब में फला पाठ में जो नीचे एक्सरसाइजेस दिए हुए हैं, उनमें से एक एक्सरसाइज पर ऐतराज किया गया। अब आप समझ सकते हैं कि तरीका क्या होता है। वो पाठ क्या था? वो पाठ था एमएफ हुसैन का, एमएफ हुसैन की आत्मकथा का। और एक्सरसाइज क्या थी? एक्सरसाइज थी जिसमें कहा गया था कि आप अपने विद्यार्थियों को बगल की कला वीथिका यानी आर्ट गैलरी में ले जाएं, या इंटरनेट पर उन्हें इन मशहूर चित्रकारों के चित्र देखने को कहें। उसमें नाम थे कुछ, जिसमें एमएफ हुसैन का भी नाम। ऐतराज क्या जाहिर किया गया? ऐतराज जाहिर किया गया कि अगर बच्चे इंटरनेट पर जाएंगे, छात्र जाएंगे, और वे इंटरनेट पर जब एमएफ हुसैन को सर्च करेंगे, तो उन्हें वैसी तस्वीरें मिलेंगी जो कि हिंदू देवी देवताओं का अपमान करती हैं। इससे उनके मस्तिष्क पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। इसलिए इस नंबर आइटम को, इस एक्सरसाइज को हटा दिया गया। अब ये इतनी बारीक सी चीज है, मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि यह तरीका है कि, और चेयरमैन ने कहा कि इसमें एतराज क्या है, देखिए पाठ तो है ही, हम सिर्फ एक एक्सरसाइज हटा रहे हैं। मैंने कहा आप एक्सरसाइज नहीं हटा रहे हैं, आप एक सिद्धांत स्थापित कर रहे हैं। वो सिद्धांत क्या है? कि छात्र इंटरनेट से सर्च ना करें, क्योंकि आप कह रहे हैं इंटरनेट पे जाएंगे तो वो गलत तस्वीरों तक पहुंच जाएंगे। मैंने कहा कि क्या मैथमेटिक्स में आप ऐसा ही इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि इंटरनेट पे नहीं जाएंगे? क्या सोशियोलॉजी में इंटरनेट पे नहीं जाएंगे? पॉलिटिकल साइंस में इंटरनेट पे नहीं जाएंगे? फिर हिंदी के छात्रों को वो एक्सरसाइज आप क्यों नहीं करने देंगे जिसको वो इंटरनेट पे जाए? तो मैंने एक मिसाल दी जिससे आपको पता चलेगा कि निगाह कैसे रखी जाती है। उसी तरह इनका पूरा तरीका होता है चीजों को विवादास्पद बना देने का। जैसे कुछ नामों को विवादास्पद बना दे। मसलन नंदिनी सुंदर, प्रोफेसर नंदिनी सुंदर जो समाजशास्त्री हैं, उनके बारे में यह कहा गया कि वो अर्बन नक्सल हैं, वो माओवादी हैं। इसलिए दिल्ली विश्वविद्यालय में जब समाजशास्त्र में चैप्टर्स तय हो रहे थे कि कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ाए जाएंगे, किनको किनको रेफर किया जाएगा, और नंदिनी सुंदर के चैप्टर्स थे, तो यह कहा गया कि इससे तो बहुत ही बुरा असर पड़ेगा, क्योंकि एक माओविस्ट का चैप्टर आप पढ़ाएंगे। उसी तरह अर्चना प्रसाद पर ऐतराज जाहिर किया गया, और अर्चना प्रसाद के लिखे हुए को कहा गया कि इसको नहीं पढ़ाया जाना चाहिए। तरीका है कि आप लोगों को विवादास्पद बना दें, विद्वानों को विवादास्पद बना दें, और उसके लिए आप इत्मीनान से झूठ बोल सकते हैं। जैसे गौहर रजा साहब की कोई कविता अफजल प्रेमी के नाम से नहीं है, लेकिन इसकी छानबीन करने कौन जा रहा है? इसकी छानबीन न तो विश्वविद्यालय ने करना जरूरी समझी, जो कि एक तरह से उसका काम था, बहुत आसान था। वो गौहर रजा को फोन, मैं सिर्फ अभी तथ्य की बात कर रहा हूँ, वो गौहर रजा को फोन करता और पूछता क्या कोई एक कविता है, और वह लिखता कि ऐसी कोई कविता नहीं है। मैं सिर्फ अभी तथ्य की बात कर रहा हूँ। पुलिस ने भी वेरीफाई, पुलिस का काम वेरीफाई करना है, पुलिस ने भी वेरीफाई नहीं किया।
फिर आपने अपूर्वानंद पर आरोप लगाया कि दिल्ली हिंसा के साजिश करने वालों में वे थे। अब आप अगर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का पत्र पढ़ेंगे तो उस पत्र में नाम भी गलत है, अपूर्व नंदन नाम है, अफजल प्रेमी कविता है। फिर कहा गया उनके मोबाइल से भी पूछताछ की गई, मोबाइल से तो पूछताछ की नहीं जा सकती है, लेकिन इतने लचर पत्र पर पुलिस कार्रवाई कर रही है और विश्वविद्यालय इसका कॉग्निजेंस ले रहा है। और इसका मतलब सिर्फ यह है जो हम लोगों ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में देखा, हमने चेन्नई में देखा, हमने FTII में देखा, हमने हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय में देखा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने यह तरीका बना लिया है कि वह ऐसे मैं आप दोनों से एक आखिरी सवाल ये पूछ रहा हूँ बहुत लाइट नोट पे। आप दोनों विवाद में हैं, आप दोनों को जो लेटर उसमें है उसमें एंटी नेशनल टाइप की बातें की गई हैं, आप दोनों कितना एंटी नेशनल है? थोड़ा कोई पैरामीटर है आप दोनों का? नहीं, शादाब आपने जो पूछा है मैं उसे काफी गंभीरता से लेता हूँ, और यह बात हम और गौहर रजा साहब कल कर रहे थे। यह कुछ उसी तरह से है जैसे आपको गाली देने का अब लाइसेंस लोगों को मिल गया। जैसा गौहर रजा साहब ने कहा, उन पर जो इल्जाम लगाया गया उसके चलते ZTV को, जिसने यह किया था, उस पर बाकायदा उसको दंड देना पड़ा है, उसको सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी पड़ी। यानी यह एक अपराध किया गया, जिस अपराध की सजा उसको दी गई है। किसी को भी गाली देना, किसी पर भी आरोप लगाना, किसी के लिए अपशब्द कहना एक अपराध है। लेकिन अब यह मान लिया गया है कि यह आप खुलेआम कर सकते हैं। इसका मतलब हम इतने असभ्य समाज हो चुके हैं कि हम खुलेआम लोगों को गालियां दे सकते हैं। और इसके लिए काफी हद तक जिम्मेदार मीडिया है, क्योंकि जिस ZTV ने गौहर रजा साहब के बारे में यह बात कही, उसी ZTV ने हमारे बारे में भी यह बात कही कि इन्होंने दिल्ली की हिंसा की साजिश की है, और आज तक उसके लिए माफी नहीं मांगी। तो और दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि इसके लिए जिम्मेदार पुलिस है, और इसके लिए, और पुलिस यानी दिल्ली पुलिस भी है और बाकी पुलिस भी है, और इसके लिए जिम्मेदार ये सरकार है जो लगातार एक झूठ का प्रचार कर रही है और उसको बढ़ावा दे रही है। मैं इसे हल्के ढंग से लेने को तैयार नहीं हूं कि आप किसी पर यह आरोप लगा दें कि उसने हिंसा की साजिश की है। हम लोग आपस में हंसी मजाक कर सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप किसी पर यह आरोप लगा दें कि वो राष्ट्रद्रोही है। गौहर रजा साहब के 50 साल का काम, जो भारत के एक प्रतिष्ठित वैज्ञानिक संस्थान के साथ मिलकर है, और उन्होंने अपना पूरा जीवन भारत की जनता की वैज्ञानिक शिक्षा में लगा दिया है, उनका पूरा शोध, आप उसे सिर्फ इस गाली से बिल्कुल उस पूरी चीज पर पानी फेर देते हैं। यह करने का हक आपको नहीं है। आप एक अपराध कर रहे हैं, जुर्म कर रहे हैं, और इसकी सीरियसनेस का एहसास सबको होना चाहिए। इसके नतीजे बहुत भयानक हो सकते हैं। हम दोनों के लिए शायद ना हो या हो, मैं नहीं जानता। अगर हमारी तस्वीर हिंसा की साजिश करने वालों, जिस हिंसा में 53 लोग मारे गए, उसके रूप में प्रचारित कर दी जाए, तो यह कतई मुमकिन है कि मैं जब सड़क पे चल रहा हूं तो कोई शख्स मुझे देखकर यह कहे कि यह तो हिंसा का साजिश करने वाला है, इसको खत्म कर देना उचित है, और वो मुझे मार डाले। वो एक पवित्र भावना से मुझे मार रहा है क्योंकि वो एक हिंसा के साजिशकर्ता को मार रहा है। उसी तरह वो गौहर रजा साहब को मार दे। और मैंने ये देखा है कि उमर खालिद पर तो गोली चलाने की कोशिश की गई थी, क्योंकि जो आया था उमर खालिद को गोली मारने, वो सोच के आया था कि वो राष्ट्रीय कर्तव्य कर रहा है, क्योंकि उमर खालिद को एक आतंकवादी, एक राष्ट्रद्रोही के रूप में प्रचारित कर दिया गया, बना दिया गया पूरी तरह से। इसके नतीजे, वास्तविक नतीजे हो सकते हैं, लोगों की जान जा सकती है। बिल्कुल। उमर खालिद को आपने 1 साल से जेल में रखा हुआ है। आपने सुधा भारद्वाज, आनंद तेलतुंबड़े और इन तमाम लोगों को, आपने शोमा सेन, इन तमाम लोगों को आतंकवादी कह के जेल में रखा हुआ है। तो इसके बहुत गंभीर नतीजे हो सकते हैं। जी, इसकी जड़ में क्या है? इसकी जड़ में यह है कि आप पूरे देश में एक ऐसा माहौल बना दें कि हर एक आदमी खड़ा हो सकता है और वो ये कह सकता है कि हमारी भावनाएं आहत,
हमारी फीलिंग्स के ऊपर आपने प्रहार किया है। आप एक नज्म लिख रहे हैं, आप एक कविता कह रहे हैं, कोई कहानी, कोई बातचीत कर रहे हैं या कोई लेक्चर देने जा रहे हैं, भावनाएं आहत हो रही और इन भावनाओं में फिर लाइसेंस मौजूद है। जो लाइसेंस सागर के सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस ने दिया, लगातार ये लाइसेंस दिया कि भावनाएं, वो पूरा लेटर भावनाओं के ऊपर, भावनाएं आहत हो जाएंगी। भाई अगर कोई सेमिनार हो रहा है तो उसका जवाब सेमिनार है, अगर कोई कविता लिख रहा है तो उसके जवाब कविता है, अगर कोई पेंटिंग बना रहा है तो पेंटिंग उसका जवाब है, और कोई गाना गा रहा है तो गाना उसका जवाब है। आपकी भावनाएं हो सकता है कि भड़की हो, लेकिन जवाब कैसे दिया जाएगा उसका? किसी समाज के अंदर कोई सभ्य समाज क्या करेगा? अगर मुझे किसी की बात बुरी लग रही है तो उसका ये मतलब नहीं है कि मैं उसको जान से मार दूंगा, उसको उसकी जान ले लूंगा। और अगर जान लेने की धमकी जो एबीवीपी लगातार हिंसा की बात करती है वो दे रही है, तो पुलिस का, प्रशासन का क्या दायित्व है? उसमें क्या क्या करना चाहिए उन्हें? आप जो धमकी दे रहा है, हमने देखा दिल्ली राइट्स में भी जो धमकी दे रहा है उसको तो बचा लिया, और एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के ऊपर आप इल्जाम लगा रहे हैं। हमने देखा है कि पाकिस्तान ने जब अपने को धकेला था इन्हीं भावनाओं के नाम के ऊपर, वहां भी इस्लाम के दायरे से हर एक को बाहर किया जा रहा था जो कोई सच्ची बात कहने को तैयार था। तो क्या इस देश के अंदर भी हम उसी रास्ते पर चलते हैं? ये सेमिनार के साथ जो कुछ किया गया है, जो कुछ हुआ है, ये बहुत भयानक है। मेरा मानना यह है कि कुछ दोस्तों ने चलाया है एक प्रोटेस्ट लेटर वगैरह, उसमें सैकड़ों की तादाद में सिर्फ हिंदुस्तान नहीं बाहर से भी प्रोटेस्ट होगा, और हर ऐसी चीज के ऊपर एक बड़ी आवाज बुलंद करने की जरूरत है। प्रोटेस्ट करना चाहिए, वरना इस देश के अंदर गुंडाराज ही होगा। उसमें मुझे कोई शक नहीं बचता है कि अगर आज हम आवाज नहीं उठाएंगे इसके खिलाफ तो हिम्मतें बढ़ती जाएंगी, और जो हिंसा करने वाले लोग हैं वो इम्प्यूनिटी के साथ हिंसा करेंगे, जैसा हमें दिखाई दे रहा है। यहाँ सपोर्ट दिखाई दे रही है पूरी तरह से, और पूरी यूनिवर्सिटी को धमकाने की कोशिश दिखाई दे रही है।